नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं आप सबके लिए भारत में चुनाव प्रक्रिया में सुधारों की आवश्यकता विषय पर अपना विचार देना चाहूँगा। बहनों एवं भाइयों, इस देश की स्वतंत्रता से पहले ही चुनाव प्रक्रिया में सुधार संबंधी चर्चाएं चलने लगी थी। जब लॉर्ड कर्जन ने इस देश में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू करने का कार्य किया था, तो उसका विरोध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किया जाना ही ये संकेतित करता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उस समय के जो भी प्रबुद्ध जन थे वे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली और उससे संबंधित नियमों के पूर्णतः विरुद्ध थे। अगर उसके बाद की व्यवस्था में देखें तो अंग्रेज या ब्रिटिश हुकूमत तो इस देश के निवासियों को लड़ाकर, खास तौर से हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर केवल अपनी सत्ता बनाए रखकर इस देश को लूटने की भूमिका में संलग्न थी। तो उसके द्वारा तो वही किया जाना था जिससे इस देश के लोग आपस में लड़ते। एक तरफ अपनी ही परस्ती में 1907 में लॉर्ड कर्जन ने आगा खां, लियाकत खान आदि को प्रेरित करके मुस्लिम लीग को स्थापित करने का कार्य कर दिया। वही मुस्लिम लीग जिसने आगे चलकर द्विराष्ट्र सिद्धांत पर आचरण करते हुए इस देश को अंततः विभाजित करने का कार्य किया। अगर इस देश में दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों की बड़ी से बड़ी आबादी वाले देश से भी ज़्यादा मुसलमान भाई आराम से इस देश में रह रहे हैं, तो अविभाजित भारत में भी वे रह सकते थे। लेकिन द्विराष्ट्र सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों की सह पर मुस्लिम लीग ने अंततः मुसलमान भाइयों के लिए अलग से पाकिस्तान मांगकर इस देश का बंटवारा कर दिया। उसके उपरांत भी हमारे देश के नेताओं की समझ में आखिर क्यों नहीं आया कि इस देश में चुनाव संबंधी नियम इस तरह से बनाए जाने चाहिए कि सब तरह के सामाजिक एवं राजनीतिक भेद, जाति जाति एवं पंथ पंथ के बीच भेद, संप्रदाय संबंधी भेद समाप्त हो जाए और राष्ट्रीय स्तर पर सभी राजनीतिक दल राष्ट्र के हित में कार्य करते हुए सबके हित के कामों को अंजाम देने का कार्य करें। आज तक जो चुनाव प्रक्रिया हमारे देश में अपनाई गई है उसमें पहले
टी.एन. शेषन जब मुख्य चुनाव आयुक्त हुए उसके पूर्व कोई बहुत सुधार संबंधी अवधारणा निर्वाचन आयोग के सामने नहीं थी, और अगर कुछ थी भी तो हमारे राजनीतिक दल अपने वोट के चक्कर में उसका विरोध ही करते रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य तो सिर्फ सत्ता पर काबिज होना मात्र है। चुनाव निष्पक्ष रूप से हो, चुनाव बाहुबल और धन के दुष्प्रभाव से रहित होकर के हो, चुनाव में इस देश के सभी जन बिना किसी भेदभाव के भाग लें, चुनाव किसी भी रूप में महंगा न हो जाए जिसके कारण जीते हुए जो जनप्रतिनिधि गण हैं केवल देश को लूटने में लग जाएं। ये सब अवधारणा ध्यान में रख करके मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने कभी भी कोई ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं किया जिसको कि इस देश में बखूबी लागू किया गया। इतना ही नहीं, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन कौन से रहे हैं, इस देश की प्रबुद्ध आबादी को भी शायद टी.एन. शेषन नाम के अलावा किसी नाम का पता ना हो। आर.बी.एस. पैरी, शास्त्री, श्यामलाल सकधर जी जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त सेवानिवृत्त होकर के चले भी गए, लेकिन कोई जान तक नहीं पाया कि इस देश का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। लेकिन टी.एन. शेषन जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त बनते ही राजनीतिक दलों और तत्कालीन पी.वी. नरसिंह राव सरकार से चुनाव सुधार के क्षेत्र में जो संकल्प लेकर आचरण किया, उस काल की पी.वी. नरसिंह राव सरकार भी विवश हो गई कि मुख्य चुनाव आयुक्त पर नकेल कसने के लिए उसने संसद में बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग बनाने का कानून तक पास कर दिया। ये टी.एन. शेषन की संघर्षशीलता और उनके संकल्प युक्त चुनाव सुधारों संबंधी दृष्टिकोण को ही दर्शाता है। वे टी.एन. शेषन जी ही थे जिन्होंने चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाने की दृष्टि से दुनिया के तमाम देशों में चल रही ईवीएम प्रणाली को लागू करने का कार्य किया और उसको करके दिखाया। वे टी.एन. शेषन जी ही थे जिन्होंने देश के समस्त नागरिकों के लिए निर्वाचक परिचय पत्र तैयार करा करके उसे बंटवाने का कार्य कराया। वो टी.एन. शेषन जी ही थे जिन्होंने राजनीतिक दलों को उस अवसर से दूर कर कि वे जनता के घर पर्चियां बांटकर चुनाव संबंधी वोटर नंबर संबंधी पर्चियां बांटकर उनको अपने पक्ष में दुष्प्रभावित करें, रोकने का कार्य किया। ये सब टी.एन. शेषन की भूमिका थी
कि निर्वाचन आयोग है, इसे पूरा देश जानने लगा। लेकिन उसके उपरांत भी आज पर्यंत हमारी चुनाव व्यवस्था में, हमारी राष्ट्रीय चुनाव व्यवस्था में, विधानसभाई चुनाव व्यवस्था में चुनाव सुधार संबंधी आवश्यकता बनी हुई है। वे कौन कौन से चुनाव सुधार हैं जो देश को महंगी चुनाव प्रणाली से बचाने का कार्य करेंगे? एक बड़ी पूंजी जो चुनाव के समय हमारे देश के द्वारा खर्च की जाती है चुनाव आयोग के माध्यम से, और तमाम राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों द्वारा जो अंधाधुंध चुनाव खर्च किया जाता है, उसका भले ही निर्वाचन आयोग द्वारा मानक निर्धारित किया गया हो कि उससे ज्यादा नहीं खर्च कर सकते, तमाम प्रतिबंध भी निर्वाचन आयोग ने लगाया है। तमाम काले धन चुनाव के समय विभिन्न प्रत्याशियों की गाड़ियों से पकड़े भी जाते हैं, तो भी जो अंधाधुंध काला धन है वो चुनाव के समय बेतहाशा बहता है। जनता को लोभ के चक्कर में फंसाकर उसे मुर्गा और मदिरा बांटकर, कपड़े बांटकर, कंबल बांटकर जो कार्य किया जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा, ये वास्तव में लोभ या लालच के आधार पर मतदाताओं को पूरी तरह से दुष्प्रभावित करना ही है। इस सब दूषणों को अगर रोका नहीं गया तो जैसे अप्रत्याशित काला धन पानी की तरह राष्ट्रीय चुनाव में, प्रादेशिक चुनाव में आज तक बहता रहा है, वो वैसे ही बहता रहेगा। और हवाला के माध्यम से हवाला कारोबार भी, अवैध धनार्जन का कारोबार भी इस देश में बदस्तूर जारी रहेगा। और जो राजनीतिक दल हैं, वे राजनीतिक दल भी चुनाव में खर्च का प्रबंध करने के लिए जनता के बीच से और साथ साथ सत्ता में आने पर अनेक अवैध तरीके से दल के लिए धन बटोरने का कार्य करके इस देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में संलग्न रहेंगे। इस सबको अगर रोकना है तो कुछ ऐसी चुनाव संबंधी व्यवस्थाएं किए जाने की जरूरत है जिससे चुनाव प्रक्रिया में बाहुबल और धन बल के दुष्प्रभाव को भी रोका जाए और चुनाव प्रणाली पूरी तरह से स्वस्थ, स्पष्ट और पारदर्शी चुनाव प्रणाली बन सके। इस संबंध में मैं अपना विचार आप सबके लिए रखना चाहूँगा। अगर चुनाव प्रणाली में सुधार करना है तो चुनाव प्रक्रिया को थोड़ा और पहले से प्रारंभ करना पड़ेगा। ये प्रारंभ जैसे कोई संसदीय यानी लोकसभा का चुनाव हो तो राष्ट्रीय स्तर पर और प्रादेशिक चुनाव हो तो प्रदेश स्तर पर कुछ पहले चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ करना पड़ेगा।
और इसके लिए और इसकी व्यवस्था कुछ इस तरह से करनी होगी जिससे एक तरफ प्रत्याशियों की चुनाव प्रक्रिया में न्यूनतम संख्या निर्धारित की जा सके और दूसरे धन बल और बाहुबल के दुष्प्रभाव को भी रोका जा सके। इसके लिए चाहे चुनाव के समय चुनाव कालीन समय को कुछ अतिरिक्त बढ़ाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर 5 साल में चुनाव विधानसभा और लोकसभा का होना चाहिए, तो उसे 5 साल पूरा होने के उपरांत कम से कम 3 महीने और लेकर के चुनाव काल निर्धारित करना होगा। अथवा हम ये कर सकते हैं कि 3 महीना पहले, यानी जब 5 साल किसी सरकार का पूरा होने वाला हो तो उससे 3 महीना पहले या 6 महीना पहले चुनाव प्रक्रिया को प्रारंभ करना होगा। इससे क्या होगा, इसके लिए हमें करना ये होगा कि सबसे पहले जो भी प्रत्याशी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए या विधानसभा का सदस्य बनने के लिए खड़े होना चाहते हैं, उन्हें प्रथमतः विधानसभा के मामले में ग्राम पंचायतों के कम से कम 10% या 15% ग्राम पंचायतों से अपने पक्ष में प्रस्ताव पारित कराना होगा। इससे होगा क्या कि अधिकतम संख्या किसी भी स्थिति में 10 या 15 से ज़्यादा या और भी कम कभी नहीं होगी। जब कम प्रत्याशी रहेंगे तो चुनाव कराना आसान होगा। नहीं तो आज के ईवीएम के ज़माने में कहीं कहीं कई ईवीएम लगाने पड़ जाते हैं और पहले तो बहुत सारे बैलेट पेपर छपवाने पड़ जाते थे। और जब ग्राम पंचायतों से विधानसभा में खड़े होने वाले प्रत्याशी उस रूप में प्रस्तावित हो जाएंगे तो स्थानीय उस क्षेत्र में पड़ने वाले स्थानीय निकाय के भी कम से कम 3/10 या 4/10 स्थानीय निकायों की सभा से भी उन्हें अपने पक्ष में प्रस्ताव पारित कराना होगा। इसके लिए ये सारा कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा। जब वह अपना प्रस्ताव प्रत्याशी बनने के लिए निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत करेंगे, तब निर्वाचन अधिकारी उसे ग्राम सभाओं के पास और स्थानीय निकायों के पास भेजने का कार्य करेंगे और उसी के आधार पर उनके द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इसके लिए प्रत्याशियों को कोई प्रचार नहीं करना होगा। वो सारा प्रचार निर्वाचन आयोग द्वारा इस तरह से किया जाएगा कि कोई भी प्रत्याशी अगर प्रत्याशी के रूप में अपने को नामित कर रहा है
तो उसने समाज में रह करके जो जो समाज की बेहतरी के लिए, समाज में समन्वित विकास के लिए, समाज में सामाजिक समन्वय के लिए जो जो काम किया है उसका संक्षिप्त विवरण भी उन ग्राम पंचायतों के पास और स्थानीय निकायों के पास भेजा जाएगा। जब निर्वाचन आयोग भेज देगा तो उसी के आधार पर आकलन करके उसके प्रतिनिधिगण ऐसे प्रत्याशी का नॉमिनेशन करने का कार्य करेंगे, उसको पारित करने का कार्य करेंगे। हाँ, इतना जरूर करना होगा कि उसके उपरांत नामित प्रत्याशी से किसी भी प्रकार का धन या जिसको कहते हैं जमानती राशि निर्वाचन आयोग द्वारा वसूल नहीं की जाएगी। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि समाज में ऐसे लोग भी अच्छा कार्य करने वाले हैं जो आर्थिक दृष्टि से विपन्न होते हुए भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य समाज सेवा के क्षेत्र में करते हैं, लेकिन चुनावी जमानत राशि का प्रबंध करने की सामर्थ्य उनमें नहीं होती। और जब ऐसे व्यक्ति अपना नामित प्रस्ताव प्राप्त कर लेंगे स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों के माध्यम से, तभी जाकर कोई राजनीतिक दल उन्हें अपने दल का टिकट देने का कार्य करेंगे। अन्यथा वे अपने मनमाने ढंग से जिस को चाहते हैं और टिकट देने का कार्य रुपए लेकर के करते हैं, क्योंकि रुपया वही करते हैं जो समाज में काली कमाई करने वाले हैं या आपराधिक वृत्ति वाले हैं या उन्होंने गलत रास्ते से भ्रष्ट तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा लिया है। ऐसे ही लोग ज़्यादातर राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्याशी बनाए जाते हैं। राजनीतिक दल उन्हें टिकट दे देते हैं और जनता मजबूर होती है उन्हें वोट देने के लिए। जब वो जनता के प्रतिनिधि ही नहीं होते हैं, जनता के द्वारा नामित ही नहीं होते हैं, तो आखिर जनता उन्हें वोट देने का कार्य क्यों करे? उस पर भी तुर्रा ये राजनीतिक दलों द्वारा फेंका जाता है कि निर्वाचन प्रणाली में मतदान अनिवार्य किया जाना चाहिए। यह अनिवार्यता तभी प्रामाणिक और उचित कहलाएगी जब इस प्रक्रिया से, जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है, इस प्रक्रिया से प्रत्याशी जनप्रतिनिधि होने का दावा करेंगे। जनता का प्रतिनिधि वास्तविक अर्थों में वही हो सकता है जिनके कार्य जनता के बीच में बिना किसी स्वार्थ के निगाहों में रहे हो। और जब जनता की निगाहों में कोई समाज सेवा करने वाला व्यक्ति प्रकाशित हो जाए या जिसको कहते हैं हाईलाइट हो जाए, तो ऐसे ही व्यक्ति का नॉमिनेशन, ऐसा व्यक्ति समाज सेवा के लिए, देश सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए अपने को समर्पित करने योग्य कहलाने का अधिकारी हो सकता है। इसके उपरांत भी निर्वाचन आयोग के द्वारा ही प्रत्याशियों के संदर्भ में टीवी के माध्यम से उन्हें अवसर प्रदान करके, रेडियो के माध्यम से उन्हें अवसर प्रदान करके
और दूसरे भी संचार माध्यमों के द्वारा उन्हें अवसर प्रदान करके उनके चुनाव संबंधी प्रचार को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाए, उनके बारे में उनके संकल्पों को निर्वाचन आयोग इन संचार साधनों के माध्यम से जनता के बीच में बार बार प्रसारित करने का काम, प्रकाशित करने का कार्य करें और उनके राजनीतिक दल के संबंध को भी रेखांकित करें। जिस किसी राजनीतिक दल ने उन्हें अपने दल के लिए प्रत्याशी बनाया है, उस दल की भी विशेषता को भी निर्वाचन आयोग समाचार पत्रों और टीवी चैनलों और दूसरे संचार के साधनों के माध्यम से उसको प्रसारित करने का कार्य करें। और तब जब इस देश में चुनाव होगा तो जो इस देश के सच्चे हितैषी हैं, जो समाज का कल्याण चाहते हैं, इस देश का संगठन चाहते हैं, इस देश के विरोध में अपनी वाणी और आचरण से कोई कार्य नहीं करते, ऐसे लोग चुने जा सकेंगे। और जब वे चुने जाएंगे तो संसद में उपयुक्त ढंग से कानून पारित होगा, कानून बनेगा जो जनहितैषी होगा। अभी तो स्थिति यह है कि पहले जब कोई विधायक के लिए चुन लिया जाता है व्यक्ति या सांसद के लिए चुन लिया जाता है कोई व्यक्ति, तो उसने चुनाव में जो करोड़ों रुपया उसने खर्च किया है वो खर्च उगाहने में सबसे पहले लग जाता है। और ये विधायक भी जो राजनीतिक छल प्रपंच से चुने जाते हैं, ये बड़े धूर्त या बड़े शातिर होते हैं। ये विधानसभा में या लोकसभा में जाकर एक दूसरे सदस्यों से पैक्ट कर लेते हैं कि एक दूसरे के क्षेत्र का काम, जनता का काम रुपए लेकर अपने अपने क्षेत्र में वे जनता के सामने ईमानदार बनने का ढोंग रचते हैं और दूसरे क्षेत्रों से उनका काम चलता रहता है और उनकी काली कमाई बढ़ती रहती है। ये सब यदि रोका जाएगा तो उसके लिए जो सच्चे सेवाभावी, समाज सेवी, देश हितैषी व्यक्ति हैं, वही संसद और विधानसभा के लिए चुने जा सकेंगे। और जब इस तरह से चुने जाएंगे, उनका कोई अपना खर्च नहीं होगा, तो वे सीमित खर्च करते हुए निर्लोभ होकर इस देश के कल्याण का कार्य करेंगे। ये सब बात अगर स्थापित हो जाती है तो मेरा ख्याल है कि जो जनता की आकांक्षा है उसकी अभिव्यक्ति वास्तव में संसद के गलियारे में पहुंच जाएगी। जनता की सर्वोच्च आकांक्षा क्या है, वो सब बोध हमारी संसद का विषय बन जाएगा और तब किसी भी प्रकार की उलझन देश के सामने नहीं होगी। देश ऐसे लोगों से संचालित होगा जो वास्तव में देश और समाज के सच्चे हितैषी होंगे। वे अधिकांशतः जनता के बीच में होंगे और बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार निरोधक कानून भी बनाने की ज़रूरत इस देश को नहीं होगी।
हमारी संसद का बहुत सारा समय बचेगा और सांसदों पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी। गजब की बात है। जब देश में कोई कर्मचारी वर्ग अपनी सुख सुविधा बढ़ाए जाने के लिए सरकारों से मांग करता है तो उसे हड़ताल करनी पड़ती है, आंदोलन करना पड़ता है, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, लाठी डंडे खाना पड़ता है। तब कहीं जा कर के अगर सरकार उनके आंदोलन को तोड़ने में असफल रही तो उनकी मांग मानी जाती है। और हमारे सांसद और विधायक अपने लिए सुविधाओं का अंबार तालियां बजाकर सिर्फ प्रस्ताव करते जाने के साथ ही पारित करा लेते हैं और उसका भरपूर उपभोग करते हैं। ये सब अगर हम देखें तो सांसदों पर आखिर वो जब समाज सेवा के लिए उन्होंने अपना जीवन देश को दिया है, समाज को दिया है, तो फिर वेतन की मांग, अपनी तनख्वाह बढ़ाए जाने की मांग इन तथा कथित छद्म समाज सेवियों के द्वारा क्यों की जाती है? एक तरफ समाज सेवा का आवरण भी, उसकी खाल भी ओढ़े रहते हैं और दूसरे देश को चरने का भी कार्य करते हैं। एक कर्मचारी जब 60-62 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेता है तब कहीं जाकर उसको पेंशन आदि सुविधा से नवाजा जाता है। और ये 5 साल विधायक या सांसद अगर रह लेते हैं तो उतने से ही इनकी पेंशन बंध जाती है। इनकी तनख्वाह और इनको मिलने वाली सुविधा का आलम यह है कि उसको सबको आयकर से परे रखने का कार्य किया गया है। इनकी मूल तनख्वाह को इतना कम रखा गया है और सुविधा इतनी ज़्यादा रखी गई है कि सुविधा के नाम पर अधिक से अधिक आमदनी, अधिक से अधिक वेतन ये प्रतिमाह पाते रहते हैं और आयकर से भी मुक्त रहते हैं। जबकि कर्मचारियों को आयकर के दायरे में रख करके उनसे आयकर खूब वसूला जाता है, जिसके आधार पर देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। मेरी ये समझ में नहीं आता कि आखिर आयकर कर्मचारियों से क्यों? अरे भाई, आयकर उनसे वसूला जाना चाहिए जो 10 रुपए खर्च करके उस पर 5 रुपए की आमदनी प्राप्त करते हो। मतलब वो 10 रुपए की वस्तु को जिस पर उन्होंने अपनी 10 रुपए की लागत लगाई है उस पर 15 रुपए पाते हो, तो जो 5 रुपया है वही उनकी आमदनी है। उनका मूलधन तो उनका मूलधन है ना, उस 5 रुपए पर आयकर निर्धारित होना चाहिए। और कर्मचारी चाहे देश का किसी भी रूप में, देश में किसी भी रूप में सेवा करने वाला कर्मचारी है, वो अपना परिश्रम देकर पारिश्रमिक पाता है और पारिश्रमिक पाता है तो उसको मिलने वाला वेतन तो उसका श्रम मूल्य हुआ। तो जब वो श्रम मूल्य है तो उसके श्रम मूल्य पर आयकर क्यों? क्या सरकार उसको उसके श्रम मूल्य से अधिक वेतन देने का कार्य करती है?
अगर अधिक देने का कार्य करती है तो क्यों देती है? उसे देना ही नहीं चाहिए। और एक भारी भरकम जो आयकर के अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो सब अपने आप समाप्त हो जाएगा। कम से कम ये तो व्यापारियों से, जो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने वाले लोग हैं, उनसे आयकर प्राप्त होना चाहिए, कंपनियों से आयकर प्राप्त होना चाहिए। लेकिन या तो सरकार गलत ढंग से आयकर वसूलने का कार्य कर रही है, और नहीं तो कर्मचारियों पर आयकर लागू करने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। उसे तो उसके श्रम का मूल्य देना चाहिए। उसके श्रम के मूल्य में उसके द्वारा धारण की गई योग्यता भी सम्मिलित होनी चाहिए। वो सब मिलाकर उसका श्रम मूल्य निर्धारित होना चाहिए। और जब वो श्रम अपना दे रहा है तो श्रम के बदले में जो प्राप्त कर रहा है वो उसका श्रम मूल्य हुआ। और श्रम मूल्य पर जब कोई आय होती ही नहीं तो आयकर क्यों? अगर इस तरह से कर लिया जाता है तो हमारे सांसदों और विधायकों को भी उसके अंतर्गत ये लाया जाता है तो उचित होगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कर्मचारियों पर तो आयकर लागू हो और सांसदों और विधायकों पर आयकर न लागू। वे चाहे जिस रूप में जो भी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं मासिक रूप से, वैसे देश सेवी इसका मतलब है ही नहीं, वो तो वेतनभोगी हो गए। तो उन पर भी कर्मचारियों जैसा ही आयकर कानून लागू होना चाहिए। जितने भी रूप में वो आमदनी प्राप्त करते हैं, वो जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वो सब उनके वेतन के हिस्से में सम्मिलित होना चाहिए। तब एक अच्छी व्यवस्था, एक अच्छी न्याय व्यवस्था आर्थिक रूप से दिखाई देने लगी। इसके साथ ही और भी कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे सांसद और विधायक जितनी बार जीतते हैं उतनी बार अलग अलग रूप से उन्हें पेंशन लाभ दिया जाता है। पहली बात तो उनको समाज सेवी होने के नाते पेंशन का लाभ दिया ही नहीं जाना चाहिए। और अगर उनको लाभ दिया जाता है तो चाहे जितनी बार वो जीतते हों, पेंशन केवल एक ही होनी चाहिए, एक ही कार्यकाल की होनी चाहिए। अनेक कार्यकाल की अलग अलग पेंशन उन्हें दे करके इस देश के साथ जो खिलवाड़ हमारी सरकारों द्वारा, संसद द्वारा, हमारी व्यवस्था द्वारा किया जा रहा है, उसे बंद किया जाना चाहिए। यदि ये सब किया जाएगा तो जो सांसद बनने के लिए, विधायक बनने के लिए लोभी लोग लालायित रहते हैं और समाज सेवा को दरकिनार करके केवल सांसद हो करके अनाप शनाप लाभ प्राप्त करते हैं। मैंने ऐसे कई सांसदों को देखा है। वस्तुतः सांसद केवल काली उगाही करने का कार्य करते हैं। वो ईमानदारी पूर्वक अपने सांसद होने का कर्तव्य, विधायक होने का कर्तव्य नहीं निभाते हैं। तमाम अधिकारियों से वो तरह तरह से धन वसूल करके उन्हें भी भ्रष्टाचार करने के लिए प्रेरित करने का ही कार्य करते हैं। ये सब हमारी इस निर्वाचन प्रणाली का ही दोष है, जिसके कारण से हमारी निर्वाचन प्रणाली अत्यंत महंगी और बहुत अधिक धन साध्य हो गई है। इस पर धन का बल और तुर्रा उस पर यह भी है कि तमाम
गुंडे मवाली आपराधिक प्रकृति के लोग भी विधायक और सांसद बन करके उसके माध्यम से अपने अपराध को ही बढ़ाने का कार्य करते हैं। जब ये आकर्षण का क्षेत्र नहीं रह जाएगा तो जो सच्चे समाज सेवी हैं, जो सच्चे देशभक्त हैं, वही प्रत्याशी बन करके और चुनाव में विजयी होकर देश और समाज की सेवा के कार्य को करेंगे और इससे हमारी चुनाव प्रणाली पर से जो धन बल और तन बल का और बाहुबल का दुष्प्रभाव है समाप्त हो जाएगा और जो काले धंधे चुनाव के लिए किए जाते हैं वो भी बंद होंगे। मेरी बात आप सबको अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा समय साध्य जरूर ये प्रक्रिया होगी, लेकिन इस प्रक्रिया में जनता के सच्चे नुमाइंदे, जनता के सच्चे सेवक ही चुने जाएंगे और बाकी जो सांसद होकर विधायक होकर केवल जनता का देश का शोषण करते हैं वे सब उससे दरकिनार हो जाएंगे। आज आप सबसे मेरा इस संदर्भ में निवेदन है कि अगर मेरी बात आप सबको अच्छी लगी हो तो आप सभी से प्रसारित करने का कार्य जरूर करें और इसको सब्सक्राइब करने का कार्य जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।